पक्ष कौन कौन हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या जातिगत भेदभाव केवल एक दिशा में ही हो सकता है? जातिगत भेदभाव किसके साथ होता है? ये नकारा नहीं जा सकता कि हमारे समाज में भेदभाव नहीं होता है। होता है जनाब, ये भारत है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिस्टम को खोखला कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी शोर है। नहीं विश्वास होता तो आईने में खुद को देख लीजिए। समस्या किसी एक संस्था या राज्य तक सीमित नहीं है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, कोई ये नहीं कह रहा कि SC, ST और OBC समाज के छात्रों को सुरक्षा ना मिले। सवाल ये है कि सुरक्षा पहचान आधारित क्यों हो, आचरण आधारित क्यों नहीं? ये बहस भावनाओं की नहीं, व्यवस्था की है। सवाल ये नहीं है कि कौन किसके पक्ष में है। सवाल ये है कि विश्वविद्यालय किसके लिए बने हैं और अब तक किसके लिए और किसके खिलाफ काम करते रहे हैं। UGC से जुड़े हाल में हुए सभी विवादों को विस्तार से समझेंगे और दोनों पक्षों को समझने का निष्पक्षता से प्रयास करें। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक नया नियम लागू किया जिसका नाम उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 है। 15 जनवरी से ये पूरे देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू हो गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी शोर है। कोई इसे काला कानून कह रहा है तो कोई इसे शिक्षा व्यवस्था में जुड़ी सुधार बता रहा है। ऐसा क्यों, इसको भी समझेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नियम अचानक नहीं आया। इसके पीछे लगभग एक दशक का इतिहास है। 2012 में UGC ने सभी संस्थानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने का निर्देश दिया था, जो वंचित वर्गों के छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करता है, जागरूकता फैलाता है और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लागू करता है। लेकिन ज़्यादातर जगह ये सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। व्यवहार में भेदभाव की शिकायतें दबाई जाती रही, क्योंकि ये व्यवहार की बात है और व्यवहार भारतीयों का कैसा होता है ये भारतीय सबसे बढ़िया से समझ सकते हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने साफ कहा कि मौजूदा व्यवस्था जातिगत भेदभाव से निपटने में असफल है। इसे नए सिरे से डिजाइन करने की जरूरत है। इसके बाद डॉक्टर पायल तडवी, दर्शन सोलंकी जैसे कई मामले सामने आए जिन्होंने ये साबित किया कि समस्या किसी एक संस्था या राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में मौजूद है, पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर फरवरी 2025 में UGC ने नया ड्राफ्ट तैयार किया। इसे संसद की स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालय प्रशासन और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई। इस समिति के अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह। 8 दिसंबर 2025 को संसद में पेश इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि SC, ST और OBC छात्रों के साथ भेदभाव न सिर्फ मौजूद है बल्कि बढ़ रहा है। शिकायत करने पर डर का माहौल है और आंतरिक समितियां अक्सर पीड़ित के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर 2026 का ये नया विनियम लागू कर दिया गया। UGC ने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटी, एकल अपॉर्चुनिटी सेंटर, 24x7 हेल्पलाइन और समयबद्ध जांच प्रक्रिया अनिवार्य कर दी। ये संस्थाएं शिकायतें दर्ज करेंगी, जांच करेंगी और कार्रवाई की सिफारिश करेंगी। UGC का दावा है कि ये नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इक्विटी और इंक्लूसिव की भावना पर आधारित है और इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। इतने तरह के भेदभाव हो सकते हैं, इनकी इतने तरह के आधार हैं हमारे सोसाइटी में जहाँ भेदभाव हो सकता है। अब आपको पता है कि इतने भेदभाव हैं और किसको टारगेट किया जा रहा है? केवल एक व्यक्ति, केवल एक समुदाय जो भेदभाव करता है, बाकी इनका भेदभाव होता है। देखिए, सुनने में तो ये उद्देश्य न केवल सही है बल्कि ज़रूरी भी लगता है, क्योंकि भारत में जातिगत भेदभाव एक ऐतिहासिक सच्चाई रहा है। लेकिन सवाल नीयत का नहीं है। नीयत तो सही है, सवाल डिज़ाइन का है। अब इस नियम को बनाने वालों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनाब, ये भारत है। यहाँ भेदभाव किसी एक खास समुदाय के माथे नहीं मढ़ा जा सकता। यहाँ असमानता हर व्यक्ति के नस में है। नहीं विश्वास होता तो आईने में खुद को देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। अब जरा इस नियम को
समझते हैं कि इसमें कौन लोग होंगे जो शिकायतों की जांच करेंगे। इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समान अवसर केंद्र और समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया है। इस समिति में संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी भी होंगे, छात्र प्रतिनिधि और नागरिक समाज सिविल सोसाइटी के 2 लोग भी होंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इस समिति में SC, ST, OBC और दिव्यांग और महिला इनका भी प्रतिनिधित्व बराबर हो। मतलब कुल मिलाकर सारी अगर कमेटी की व्याख्या की जाए तो 10 लोग होंगे, 10 लोग। इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि जो दिव्यांग होगा वो किस जाति का होगा, महिला होगी कौन सी जाति की होगी। SC, ST, OBC 3 तो कंफर्म सीट है और बाकी जो ऊपर 5 और एक 6, ये 10 में से 7 सीट कंफर्म है कि हो सकता है ये जनरल हो और बाकी ये 3 तो कंफर्म है कि SC, ST और OBC के रहेंगे। तो इतने लोग मिलकर इसकी जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे, शिकायत दर्ज करेंगे और जो है इसके क्या परिणाम होगा उसकी सिफारिश करेंगे। अब आइए समझते हैं कि इसमें 2 पक्ष कौन कौन हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। पहले वो जो इस विनियम को गलत मानते हैं, दूसरे वो जो ये मानते हैं कि ये नियम बिल्कुल सही है। जो लोग इसको काला कानून मानते हैं उनके कुछ सवाल हैं, उनका कुछ पक्ष है, उसे जान लीजिए। क्या जातिगत भेदभाव केवल एक दिशा में ही हो सकता है? क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों, शोधार्थियों या शिक्षकों के साथ उनकी जाति या सरनेम के आधार पर अपमान, बहिष्कार या नफरत संभव ही नहीं है? इसकी क्या गारंटी है कि इस नियम का दुरुपयोग नहीं करेगा कोई? सुरक्षा पहचान आधारित क्यों हो, आचरण आधारित क्यों नहीं? 2011 में कांग्रेस सरकार ने कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की थी, जिसमें केवल मेजोरिटी को ही दोषी मानना बताया गया था। क्या वर्तमान सरकार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है? क्या शिक्षण संस्थान अब पढ़ाई लिखाई से ज्यादा भेदभाव की राजनीति में लिप्त रहेगी? कई कानूनी विशेषज्ञ इसे ड्रैकोनियन यानी अत्यधिक कठोर और असंतुलित नियम कह रहे हैं। जो लोग इसको परफेक्ट नियम मानते हैं उनके भी कुछ सवाल हैं और उनके भी कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, उन्हें भी समझिए। जातिगत भेदभाव किसके साथ होता है? जिनके लिए ये नियम बने हैं उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं। इसे काला कानून कहकर खारिज करना गलत है, क्योंकि रोहित वेमुला, पायल तडवी और अनगिनत नामहीन छात्रों की मृत्यु का जवाब आपके पास नहीं है। देश के विश्वविद्यालयों में 90% से अधिक प्रोफेसर, प्राचार्य और कुलपति उन्हीं जातियों से आते हैं जिन्हें आज जनरल कैटेगरी कहा जाता है। इसलिए इक्विटी कमेटी में सबसे ज्यादा लोग जनरल के होंगे। ये तो रहे दोनों पक्षों के सवाल और मान्यता, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में से किसका आधार मजबूत है, यानी तर्कपूर्ण कौन है, कौन सच में समस्या को सुलझाना चाहता है और कौन दूर खड़े रह के मजे ले रहा है। इन दोनों के सवालों से ये तो तय है कि नियम में सुधार की जरूरत है, क्योंकि इनमें सिर्फ लूप होल ही नहीं, बड़ी कमी भी नजर आ रही है। देखिए, इतिहास बताता है कि कानून का दुरुपयोग या नियम के लूप होल का फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। वकालत की पढ़ाई भी इसीलिए तो की जाती है कि लूप होल ढूंढें और उससे केस जीते। खैर, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जबलपुर में जनवरी 2025 में हाई कोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि SC/ST एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले इसी चिंता को रेखांकित करते हैं। सुभाष कांशीनाथ महाजन केस में कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग और व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए किया जा रहा है और मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगानी चाहिए। विष्णु तिवारी केस में एक व्यक्ति को 20 साल बाद निर्दोष घोषित किया गया। कोर्ट ने माना कि जमीन विवाद में SC/ST एक्ट और रेप का झूठा मामला लगाया गया और इसे न्याय की विफलता कहा। कोर्ट ने यह बात कही। हितेश मेवाड़ केस में FIR रद्द करते हुए कोर्ट ने माना कि निजी स्वार्थ के लिए कानून का दुरुपयोग हुआ है। इन सभी मामलों से एक बात तो तय है कि कानून अगर असंतुलित हो
वो सुरक्षा से ज्यादा भय पैदा कर देता है। दूसरे पक्ष के पास भी ऐसे उदाहरण हैं जिससे वो इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कर रहे हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या, इसके बाद डॉक्टर पायल तडवी और दर्शन सोलंकी जैसे कई मामले सामने आए जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। इन सभी, और ये नकारा नहीं जा सकता कि हमारे समाज में भेदभाव नहीं होता है, तभी ऐसे केस सामने आते हैं। लेकिन हम इस विनियम की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 जाति के आधार पर भेदभाव से रोकता है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ये रेगुलेशन तीनों की भावनाओं से टकराता दिख रहा है, क्योंकि ये बराबरी नहीं, चयनात्मक सुरक्षा देता है। कोई ये नहीं कह रहा कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज के छात्रों को सुरक्षा ना मिले। सवाल ये है कि सुरक्षा पहचान आधारित क्यों हो, आचरण आधारित क्यों नहीं। बराबरी का मतलब ये नहीं कि एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ग को हमेशा संदेह के कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। और इसके लिए आप ये तर्क दें कि भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और कुलपति के पदों पर सामान्य वर्ग का वर्चस्व है। अरे उनका वर्चस्व उनकी योग्यता के आधार पर है, न कि किसी और के सहायता के आधार पर। यह गलत है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। 2023 के आंकड़ों के अनुसार 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1341 प्रोफेसर हैं, जिनमें 96 अनुसूचित जाति के, 22 अनुसूचित जनजाति के और वहीं ओबीसी प्रोफेसर की संख्या लगभग 4% है। और ऐसा भी नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जितने लोग बड़े पद पर हैं उन्हें स्टेपनी लगाकर ऊपर भेजा गया हो। सभी लोग बड़े पद पर बैठते हैं। जो लोग भी बड़े पद पर बैठते हैं वो अपनी काबिलियत के बदौलत उस पद को ग्रहण करते हैं। फिर इस तरह के नियम क्यों आप ला रहे हैं जिसमें एक ही समाज को टारगेट किया जाए? उनके लिए क्यों ऐसा नियम बनाया जा रहा है? इस तरह के नियम कैंपस में दोस्ती की जगह डर पैदा करते हैं। छात्र एक दूसरे को इंसान की तरह नहीं, संभावित केस या धाराओं की तरह देखने लगते हैं। और जब इंसान का डर रिश्तों पर हावी हो जाए तो सामाजिक भाईचारा नहीं, अविश्वास पैदा होता है। अगर हम सच में नई पीढ़ी को बेहतर भारत देना चाहते हैं तो हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जहां न्याय व्यक्ति के कर्म से तय हो, उसकी जाति से नहीं। जहां सुरक्षा सबको मिले और जवाबदेही भी सभी की हो। ये नियम परफेक्ट नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है। किसी भी सभ्य लोकतंत्र में कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है ड्यू प्रोसेस, यानी आरोप लगाने वाले पर प्राथमिक प्रमाण का बोझ और आरोपी को निर्दोष मानने की मूल धारणा। लेकिन इस रेगुलेशन में शिकायतकर्ता पर सबूत देने का कोई स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं है। तमाम कमियां हैं जिसके बारे में यूजीसी को सोचने की ज़रूरत है। आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए और देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे किसी और विश्लेषण पर।